So hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. Today we are going to discuss another important MCQ session related to your FSSA Food Analyst and Junior Analyst examination। और आज हम फूड केमिस्ट्री आपके सिलेबस के प्रोटीन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So let's move forward. Before we start our session, again, I want you all to uh, introduce to the new FSSAI Junior Analyst and Food Analyst Examination course launched by our Food Tech Online application. अब हम सबको पता है जो फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन है एफएसएससीआई का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो ईयरली बेसिस पे एफएसएससीआई जो है वो कंडक्ट कराता है और इसे पास करके आप इजीली फूड सेक्टर की जॉब क्रैक कर सकते हो एज अ फूड एनालिस्ट और सर्टिफाइड जूनियर एनालिस्ट के रूप में। उसके बाद इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है रिकॉर्डेड क्लासेस, जो आपको ऑल ओवर द इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा दी जाएगी आपके सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंप्लीट करने के लिए। आपके हर टॉपिक से रिलेटेड इस सिलेबस के क्लासेस रिकॉर्ड की गई है जो आपको दी जाएगी, और इन रिकॉर्डेड क्लासेस को आप अनलिमिटेड टाइम तक रिपीट करके देख सकते हो। उसके बाद आपको इस कोर्स से रिलेटेड 5 ई बुक्स दी जाएगी जिसके अंदर आपके फूड सेक्टर से रिलेटेड और खासकर इस जो आपका सिलेबस है फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट का, उसके जो टॉपिक्स है जैसे फूड केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, फूड आपके माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट एंड अदर डिजाइनिंग ऑफ लैब है, ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में कवर किए गए हैं इन 5 ई बुक्स के अंदर, और आप इनको एज अ कंप्लीट रेफरेंस मटेरियल देख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो होगी हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे प्रोटीन से रिलेटेड भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो यहाँ पे दी जाएगी। उसके अलावा आपके फूड माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग जो आपके एफएसएसए या अदर इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड है उनके टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी के साथ अपना बार बार एक तरह से इवोल्यूशन भी कर पाओ कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। नेक्स्ट आएगा प्रीवियस ईयर वीडियो। हम सबको दिक्कत आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइंड आउट करने में, तो इसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दिए जा रहे हैं, साथ में उसका कंप्लीट इवोल्यूशन भी दिया जा रहा है इन वीडियो के अंदर। साथ में आपको सॉल्यूशन और उसका डिटेल एनालिसिस भी इन वीडियोस के अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको अगर इस कोर्स में एनरोल होना है तो आपको ये कोर्स बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट पर मिल जाएगा अभी। साथ में इस कोर्स की आपको हम देंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कि आपको सिर्फ ये कोर्स एक बार लेना है, उसके बाद ये कोर्स आपको इस एग्जाम के साथ साथ आने वाले जो भी आप एग्जाम दोगे उन सब के अंदर बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ में ये जो कोर्स है आपको इसके वैलिडिटी को लेके भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि 6 महीने बाद ये कोर्स आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, या फिर 1 ईयर के बाद आपको इसको एक तरह से रिन्यू करना पड़ रहा है या इनवैलिड हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इस एग्जाम को तो दे ही लोगे इस कोर्स की मदद से, और आगे भी अगर आपको तैयारी करनी है इस कोर्स को आप अपने साथ पाओगे। नेक्स्ट आएगा, अभी अगर आप इस कोर्स में एनरोल होगे तो आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अभी कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आप इजीली इस डिस्काउंट को अवेल कर पाओगे। So this is about the course, and if you want to enroll in this course and clear this exam with flying colors, go and enroll in our course, and the link for this course is in our description of the video. So now we will continue our topic. Now DASH is not a classified form of conjugated protein। अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम सब जानते हैं प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, देन वी हैव conjugated protein, and the last one is derived protein। सो इन 3 तरीके से हम प्रोटीन को करते हैं क्लासिफाइड। अब इसमें अगर सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सिंपल प्रोटीन वह होते हैं जिनमें सिंपली जो अमीनो एसिड होते हैं वो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं एज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल हमारे पास आते हैं एल्यूबिन्स, देन वी हैव ग्लोब्यूलिन्स, जिनमें सिर्फ अमीनो एसिड ही होते हैं और वो मिलके एक बहुत लार्ज चेन ऑफ हम कह सकते हैं प्रोटीन बना देते हैं बाद में जुड़ जुड़ के हिस्टोन्स। वहीं अगर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करें तो इनमें हम कह सकते हैं इसमें एक नॉन अमीनो एसिड ग्रुप होता है हमारी प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन चेन के अंदर,
अब ये नॉन अमीनो एसिड जो ग्रुप होता है ये कुछ भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है हमारा, उसके अलावा ये हमारे लिपिड्स भी हो सकते हैं, देन इट मे बी न्यूक्लिक एसिड, और उसके अलावा इसमें हम रख सकते हैं मेटल आयंस भी आते हैं, कई बार फॉस्फोरस अगर जुड़ जाता है तो उसे हम फॉस्फोप्रोटीन भी कह देते हैं। तो इस तरीके से हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनते हैं, नॉन अमीनो एसिड ग्रुप इन प्रोटीन चेन या फिर अमीनो एसिड चेन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के, जिससे हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स हमारे जैसे आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, देन वी हैव मेटल प्रोटीन्स, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन में जो का मतलब होता है लेस देन 4% ऑफ शुगर या फिर कार्ब्स, जिसको मैं लिखूं कार्बोहाइड्रेट्स, आर प्रेजेंट इन प्रोटीन चेन। अगर यही 4% से ज्यादा होता, मोर देन 4% होता है, ये तो लेस देन 4% है तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं। अगर ये मोर देन 4% ऑफ कार्ब्स होता किसी भी हम कह सकते हैं प्रोटीन चेन के अंदर, तो उसे हम कह देते हैं म्यूकोप्रोटीन। वहीं हम अगर बात करें आगे लाइपोप्रोटीन की, तो लिपिड्स जब हमारे या फिर फैटी एसिड ग्रुप जो हमारा प्रोटीन के साथ जब जुड़ जाता है तो उसे हम कह देते हैं लाइपोप्रोटीन्स। और वहीं मेटेलोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी हमारा फेरस या फिर अदर क्रोमियम या निकल या फिर कोई भी अगर मेटल आयन है जो हमारा किसी भी प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है जिसमें जिंक आता है, तो ये उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटलोप्रोटीन्स। तो इस तरीके से लाइपोप्रोटीन भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और मेटलोप्रोटीन भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। वहीं अगर ड्राइव प्रोटीन की बात करें, जो कि तीसरा हम कह सकते हैं क्लासिफाई किया जाता है, तो ये जैसे होता है जैसे अगर हमारा प्रोटीन का डीनेचर्ड फॉर्म है और उससे हमारा कोई अदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन निकल रहा है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइव प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन में हमने क्लासिफिकेशन देख लिया पूरा कि सिंपल कॉन्जुगेटेड और ड्राइव में होता है, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में भी हमने देख लिया लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्लस में हमारा प्रोटीन चेन होती है या फिर अमीनो एसिड चेन होती है। और देन वी ऑल्सो हैव क्रोमोप्रोटीन, जिसमें क्रोमियम और प्रोटीन चेन होती है। देन फॉस्फोप्रोटीन, जिसमें फॉस्फोरस ग्रुप और प्रोटीन चेन हमारी होती है। तो इसके हिसाब से हमारे ये तीनों ही क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन में से किसी में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बताना था, तो हो जाएगा कंप्लीट प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। The next one is, which of the following factor is not responsible for denaturation of protein? Options are heat, charge, pH change, organic solvent. अब सबसे पहले हम देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का सिंपल सा मतलब है कि जो प्रोटीन की क्वाटनरी फॉर्म या टर्शनरी फॉर्म होती है, सेकेंडरी फॉर्म होती है। अब जैसे ये क्वाटनरी फॉर्म है, अब ये तो हम सबको पता है कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड सारे जुड़े हुए होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड चेन, सॉरी बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फॉर्म अ चेन। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं और ये जो बॉन्ड है इसको ही हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये जब प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम कहते हैं क्वाटनरी फॉर्म, यानी ये हेलिकल भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, आपस में एक कह सकते हैं गुथा हुआ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं प्रोटीन की क्वाटनरी या टर्शरी फॉर्म। और डीनेचुरेशन का मतलब होता है प्रोटीन के इस टर्शरी या क्वाटरनरी या कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर देना सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन या सिंपल या प्राइमरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, और ये जो प्राइमरी फॉर्म होती है ये हमारी बायोलॉजिकल इनएक्टिवेट इन नेचर होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे एक तो बायोलॉजिकल इनएक्टिवेट होती है, यानी कि एक बॉडी में कोई भी हमारी रिएक्शन शो नहीं करती है। उसके अलावा ये इजीली डाइजेस्टेबल होती है, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फॉर्म में। तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होती है बॉडी के अंदर। तो ये इसके कुछ हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है क्वाटनरी या कॉम्प्लेक्स फॉर्म को प्रोटीन में हम किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी या सिंपल फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे एक तो होता है हीट। जब हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रोटीन को, तो उसके जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, यानी ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है बहुत सारे जो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं, वो टूटना शुरू कर देते हैं।
जिसकी वजह से सिंगल या फिर सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन हमें मिल जाती है। तो हीट एक ऐसा फैक्टर है। उसके बाद पीएच की बात करें, हमने एक टर्म सुनी होगी सबने, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। प्रोटीन के केस में आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो होती है जहाँ पे प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने के कारण मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि इस पीएच के ऊपर प्रोटीन के जो डीनेचुरेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन जो है कोएगुलेट होना शुरू कर देता है आपस में। इस वजह से हमें प्रोटीन का कोएगुलेशन देखने को मिलता है। और यूजुअली ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होती है ये होती है हमारी 4.6 के आसपास। ठीक है, 4.6 पीएच पे ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हम कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं प्रोटीन का। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो हमारे एस्टर्स हैं और उसके बाद एल्कोहल्स हैं। ये प्रोटीन के हम कह सकते हैं डीनेचुरेशन को करने वाले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों फैक्टर ही हैं जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन शो करते हैं, लेकिन जो चार्ज होता है वो किसी भी तरह का डीनेचुरेशन हमारा शो नहीं करता। तो इस ऑप्शन का करेक्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो ये तीनों तो डीनेचुरेशन शो कर रहे हैं लेकिन चार्ज से हमारा कोई भी डीनेचुरेशन शो नहीं हो रहा है। Next one is which of the following is responsible for specifying the 3D structure of a protein? Means इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हमारा 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म होता है? और इसका सही आंसर है हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कैसे। ये हमारा सिंपल प्रोटीन था। जब ये प्रोटीन जैसे तीन हम कह सकते हैं डायमेंशन है, हम सब जानते हैं एक्स वाई जेड। और इसमें जैसे ये प्रोटीन यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और वहीं ये यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसे हम टर्शरी या 3D फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये फॉर्म करने के लिए हमारा सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल वो होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर, इस सिंगल प्रोटीन चेन के अंदर। तो जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके का टर्शियरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू इन प्रोटीन। अब इसमें हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो है अमीनो एसिड रेसिड्यू होता क्या है। तो मान लो यहाँ पे दो अमीनो एसिड हम ले लेते हैं। एक अमीनो एसिड है हमारा जैसे H, यहाँ पे C, ये हमारा हो गया NH2, और ये हमारा हो गया COOH। ठीक है, और नीचे है हमारा R2। तो ये हम सबको पता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड होती है किसी भी अमीनो एसिड की। वहीं पे दूसरा अमीनो एसिड ग्रुप है NH2 और COOH, और नीचे R है। अब देखो, जब इन दोनों अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक OH यहाँ से जाएगा, और एक ये जो H2 है, अगर मैं इसको यूं लिखूं H, तो एक H बॉन्ड यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रिलीज कर देगा H2O। तो इस H2O के रिमूवल के बाद जो बाकी हमारा अमीनो एसिड या फिर ये जो बॉन्ड बना है उसके बाद ये जो पूरा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड और बाकी अमीनो एसिड ग्रुप जो हमारी चेन बन रही है प्रोटीन की, इसी को हम कहते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू। मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जब हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर से कुछ इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के टाइम, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बचता है उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो ये वाला अमीनो एसिड बॉन्ड पेप्टाइड विद अदर अमीनो एसिड इज नोन एज अमीनो एसिड रेसिड्यू, और इसमें से हमारा वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसमें एक सिर्फ एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है अमीनो एसिड रेसिड्यू का, तो ये हमें याद ही करना है, ये होता है 110 डाल्टन, या फिर इसे हम AMU भी लिख देते हैं एज अ यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। So we will move forward. The next question is which of the following proteins was first sequenced by Frederick Sanger? यानी कि फ्रेडरिक सेंगर जो साइंटिस्ट है उन्होंने इनमें से कौन सा प्रोटीन सबसे पहली बार सीक्वेंस करके हमें शो किया था? ऑप्शन है मायोसिन, देन वी हैव इंसुलिन, देन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। सो
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन की अगर हम थोड़ी बात करें तो इंसुलिन हमारे दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी कह सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ए जो होती है वो कंसिस्ट करती है हमारे ग्लाइसिन और एस्पार्जिन अमीनो एसिड को। वहीं जो पॉलीपेप्टाइड चेन बी होती है उसमें हमारे आते हैं फिनाइल एनिलिन और दूसरे हमारा होता है एनिलिन। ये दो तरह के अमीनो एसिड दूसरी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन में आते हैं, और इन दोनों का जो ग्रुप होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन भी, इनके लिंकेज से जो ग्रुप बनता है उसी से हमारा कंस्ट्रक्ट होता है इंसुलिन प्रोटीन। इंसुलिन का फंक्शन हम सबको अच्छे से पता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने का जो वर्क करता है वो हमारा इंसुलिन करता है। उसके बाद में हम बात करें फ्रेडरिक सेंगर की, तो इन्हीं के नाम पे बाद में सेंगर्स टेस्ट नाम का एक टेस्ट भी यूज होने लगा, जिससे हम हमारे जो इंसुलिन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर या बॉडी के अंदर। तो इस सेंगर्स टेस्ट में इन्होंने जो हमारा रिएजेंट इस्तेमाल किया था उसका था 1 फ्लोरो 4 डाई नाइट्रोबेंजीन, जिसे हम FDNB भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस जो रिएजेंट की मदद से इन्होंने जो हमारा इंसुलिन है उसका डिटर्मिनेशन किया था। So now we will move forward. Now next one is, which of the following statement is true about proteins? Proteins are made up of amino acid। अभी तक हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि अमीनो एसिड के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं अमीनो एसिड, तो उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं प्रोटीन। सो पहला जो ऑप्शन है वो इजीली करेक्ट है। सेकंड, प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ और बोन्स। प्रोटीन जो है हमारे बोन्स में, स्किन में, टीन्स में, इन सब के लिए एक एसेंशियल हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट होते हैं। ये भी हम शुरुआत से बचपन से ही पढ़ते आए हैं। और प्रोटीन जो है उनका मेन रोल हमारा होता है मसल बिल्डअप के लिए भी। ठीक है, ये तो जो हमने देखा ही है कि जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं इसलिए प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा देते हैं, ताकि उनकी जो मसल्स है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज। अब प्रोटीन को हम कहते हैं एक वैसे बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी भी कहते हैं, इसी कारण से क्योंकि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए उनकी हेल्दी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नाउ हाउ मेनी अमीनो एसिड मेक अप अ प्रोटीन? अब इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो हम सब जानते हैं नेचर के अंदर वैसे तो 300+ जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो किसी भी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बॉडी से हम देखते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है या फिर जेनेटिक जो कोड होता है ह्यूमन बॉडी या फिर अदर प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर, वो इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को ही एज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने का एक तरह से सिग्नल देता है, या फिर इन्हीं 20 प्रोटीन के पास ही ऐसी पावर्स होती है जिनसे ये प्रोटीन स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग बॉडी सेल्स के अंदर बना सके। इस वजह से जो इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और इन्हीं से फिर हमारे दो तरह के अमीनो एसिड ड्राइव होते हैं, जिन्हें हम एक तो कह देते हैं नॉन एसेंशियल, जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है या सिंथेसाइज कर सकती है, उनको तो हम कह देते हैं नॉन एसेंशियल। और दूसरे हमारे होते हैं एसेंशियल, जो हमारी बॉडी खुद ना तो प्रोड्यूस कर सकती है मतलब सिंथेसाइज करती है, और ये हमें बाय द एक्सटर्नल डाइट सोर्स से लेने ही पड़ते हैं, वरना हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड? अब ये हम हर स्लाइड में लगभग डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत सिंपली कि इसका आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में अभी बताया था, कि जब एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से लिंक होता है, और यह जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तब COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से लिंक होगा। कभी भी दो अमीनो एसिड के सेम ग्रुप जैसे NH2 NH2 या COOH ग्रुप कभी भी लिंक नहीं होते हैं। और इससे किस तरीके से हमारा H सॉरी OH और H यहाँ से रिमूव होगा और हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये हमने अभी डिटेल में देखा था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। Now next is, which of the following statement is true about protein? Protein are polymers of glucose.
ये हमारा स्टेटमेंट देखते ही गलत हो गया। हमें ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, और शुगर जब पॉलीमर्स बनाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, तो प्रोटीन से तो इसका कोई लिंक है ही नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अब हम शुरुआत से ही देखते हैं कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक हम कह सकते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर या पॉलीमर बनाते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ये हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आप, जो अमीनो एसिड है क्या हो जाएंगे, मोनोमर्स, यानी सिंगुलर सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर। वहीं नीचे हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक तरह का मोनोमर नहीं है, मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड तो बस एक तरह का बॉन्ड है जो दो मोनोमर्स को या फिर दो मोनोमर्स के लिंकेज को असिस्ट कर रहा है या उनको जोड़ के रख रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे अमीनो एसिड ही नहीं होंगे और भले ही पेप्टाइड बॉन्ड हो, चाहे यूं सीधे सीधे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इससे कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि जो फंक्शनिंग यूनिट है वो तो आखिरकार हमारे अमीनो एसिड है, वही एब्सेंट है। ऐसे ही प्रोटीन्स और पॉलीमर्स ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी ऑप्शन गलत है। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटीन के अंदर हमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड चेन मिल सकती है, लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको हम मोनोमर यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ पे। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट, टोफू एंड एग्स, ग्रेन्स एंड लीगम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब टोफू, टोफू हम सबको पता है सोया प्रोटीन या फिर सोया प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, उससे बनने वाला जो एक तरह से अल्टरनेटिव ऑफ पनीर होता है। ठीक है, एग्स के बारे में हम सब जानते हैं, हाई इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। एग का जो, एग का हमारा वाइट पोर्शन होता है, एग वाइट जिसे हम कहते हैं, ये हाईली रिच होता है हमारा प्रोटीन के अंदर। हालांकि जो अंदर उसके हम जिसे एग योक कहते हैं उसके अंदर तो मेजरली हमारा प्रेजेंट होता है फैट। ये जो बाहर का हमारा जो एग वाइट होता है उसके अंदर हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ग्रेन्स और लिगम्स वेजिटेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, हम सुनते ही आ रहे हैं बचपन से, क्या है, अलग अलग तरह की ग्रेन्स, मतलब जो दाल होती है और लिगम्स होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क हम सबको पता है कि लगभग जो हमारा मिल्क होता है उसके कंपोजिशन में 3.5% जो होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। तो इस वजह से मिल्क तो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का किसी भी वेजिटेरियन डाइट के अंदर। और ये हमारा लगभग सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कवर भी करता है, बाकी अगर हम वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की बात करें उनके कंपैरिजन में। तो इसका सिंपल सा आंसर हम सब ने देखते ही पता कर लिया था, क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। The next is, which of the following statement is true about complete protein? High protein food that stabilizes body weight, food that has a balanced amount of fat and protein, food that provide all amino acids that body needs, and all of the above. अगर हम complete protein की definition की बात करें तो the protein or the food product which contain all essential amino acid। एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने आपको अभी बताया था कि वह अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज तो नहीं कर पाती और खुद प्रोड्यूस तो नहीं कर पाती, लेकिन वो हमारी बॉडी को अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नंबर होता है टोटल 9। 20 तो स्टैंडर्ड है, उनमें हमने क्लासीफाई किया ही था, उनमें 9 जो होते हैं अभी तक हम एसेंशियल अमीनो एसिड उन्हें मानते हैं कि वो हमें चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो हमें हमारी डाइट से उनका जो हमें कंटेंट अमाउंट चाहिए वो पूरा करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए, हाई प्रोटीन फूड दैट स्टेबलाइजेस बॉडी वेट। अब हम सबको पता है कि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी वेट में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, हमने अभी देखा, यानी वो हमारे मसल्स को, अलग अलग बोन्स वगैरह की बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उन सबका जो वेट है वो बढ़ाएगा। और हमने ये सब भी देखा है कि जो हमारा वेट बढ़ता है प्रोटीन इनटेक पे, उसी रेशियो को हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, एक टर्म होती है ना इसके लिए हमारी बायोकेमिस्ट्री में, पीईआर, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, जो भी हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक पे, तो उसी को हम कहते हैं पीईआर। तो ये ऑप्शन भी कंप्लीट फूड की फॉर्म टर्म्स में सही होगा कि ये जो कंप्लीट प्रोटीन या कंप्लीट फूड होते हैं ये भी हमारे बॉडी वेट को बढ़ाते हैं या स्टेबलाइज करते हैं। देन फूड दैट हैज अ बैलेंस अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ये ऑप्शन भी सही है। एंड फूड प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड ऑल अमीनो एसिड दैट बॉडी नीड्स,
यानी कि एक तरह से एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि इसकी डेफिनेशन में ही आता है, तो वह फूड भी इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसके अंदर आते कौन से, मीट प्रोडक्ट्स आते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, जो कि एक तरह से कंप्लीट प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं, फिश आता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर वेजिटेरियंस मैंने आपको बताया था, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर, जिनमें मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अगेन ऑल ऑफ दी अबव। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। The next one is, which of the following technique is used to determine protein structure? Options are X-ray crystallography, Kryptonics X-ray vision, then we have magnetic resonance imaging, जिसे हम MRI भी कहते हैं, और none of the above। अब अगर इसका सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। यानी कि हमारी जो लैब होती है उसके अंदर अगर हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता करना है, ये पता करना है कि हमारा जो प्रोटीन है वो मतलब कौन कौन से अमीनो एसिड से बना हुआ है, उसका नेचर क्या है, और वो प्राइमरी है, क्वाटनरी है, टर्शरी है, या फिर हमारा अलग स्ट्रक्चर है, क्वाट सेकेंडरी है, ये सब पता करना है। तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी प्रोटीन का क्रिस्टल है, इसके ऊपर हम बॉम्बार्ड करते हैं एक्सरेज, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और जब ये एक्सरे इसके ऊपर टकराती है प्रोटीन क्रिस्टल के ऊपर, तो वो बाय इट्स नेचर डिफ्रैक्ट होगी, यानी अलग अलग डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से डिफ्रैक्शन शो कर देगी। जब ये डिफ्रैक्शन होगा तो हम दो चीज़ों का पता कर सकते हैं कि इस डिफ्रैक्शन का अमाउंट क्या है, और दूसरा इस डिफ्रैक्शन का एंगल क्या है। तो उस मदद से हम पता कर सकते हैं इजीली कि ये किस अमीनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन है, ये इंसुलिन है, ग्लोबुलिन है, या अलग कोई प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है। तो इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम इजीली पता कर सकते हैं। Next, again, very simple question कि which of the following disorder is caused by deficiency of protein? Weight loss, muscle fatigue, loss in muscle strength। मैंने आपको बताया प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है हमारी बॉडी का, और खासकर मसल्स का। तो अगर हमारा प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो मसल फैटिग होगा, मतलब मसल्स में दर्द होगा, मसल कमजोर हो जाएगी। देन लॉस इन मसल स्ट्रेंथ भी होगा, और साथ में वेट लॉस। अभी हमने देखा पीईआर क्या होता है, वेट गेन अपॉन में प्रोटीन इंटेक, मतलब प्रोटीन इंटेक से हमारा वेट गेन होता ही है, क्योंकि बॉडी में मसल्स बनाएगा, अलग अलग बॉडी के टिश्यूज को डेवलप करेगा, तो वेट लॉस भी होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने देखते ही बता दिया होगा, ऑल ऑफ दी अबव। The next question is, which of the following cell organelle is involved in the process of protein synthesis? मतलब हमारी सेल्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब बनाने का जो फंक्शन है, वो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनली परफॉर्म करता है? ऑप्शन है वेसिकल्स, राइबोसोम्स, साइकोट्रोन्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में दरअसल जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, वो जेनेटिक कोड लाता है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है और प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, वो इन एमआरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे अमीनो एसिड्स के अंदर। जो भी ये मैसेंजर एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए जिसे हम कहते हैं, वो कोड लाता है जीन्स के थ्रू कि इस अमीनो एसिड की जरूरत है उस अमीनो एसिड में, ये हमारे राइबोसोम इसे कन्वर्ट करते हैं एमआरएनए को, और उसके बाद ये जो अमीनो एसिड है ये चेन बना देते हैं। और जैसे ही हम सबको पता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है अमीनो एसिड की, तो हमारा क्या बन जाता है फाइनली, प्रोटीन बन जाता है। इस तरीके से राइबोसोम एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क हमारी सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहला है हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। तो हम सबको पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के अंदर। और जो एंजाइम्स होते हैं वो हम सबको पता है कि बनते किससे हैं, उनका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। और ये जो एंजाइम्स हैं, अब इनमें कौन कौन से हमारे डाइजेशन के लिए यूज होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के लिए। उसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं उनके लिए जो लाइपेज एंजाइम होता है वो यूज होता है डाइजेशन के लिए। देन प्रोटीएज जो होता है वो हमारा प्रोटीन डाइजेशन शो करता है बॉडी के अंदर। नाउ नेक्स्ट है कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारा डीएनए एंड आरएनए जो है वो कैरी करता है। और डीएनए और आरएनए हम सबको पता है प्रोटीन नहीं है बल्कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड।
तो ये जो है ये प्रोटीन का फंक्शन नहीं रहता हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का। इस वजह से वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन हम अगर आगे डिस्कस करें तो फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, ये फंक्शन होता है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेजर पार्ट होती है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इसके नाम में से ही आपको पता लगा है ये किससे बनी है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बनी हुई होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन से, जो कि एक तरह का सिंपल प्रोटीन है, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। वैसे ही हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का हमारे ब्लड में जो वर्क करता है वो करता है हीमोग्लोबुलिन। हीमोग्लोबुलिन और हीमोग्लोबुलिन जो है वो उसमें भी आप देख ही सकते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये आंसर भी हमारा सही हो। The next one is 3D structure of protein can be determined by। तो एक मेथड तो हम अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसके अंदर जो दूसरा मेथड होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम जो न्यूक्लियर पार्ट होता है किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर का उस पे हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और ये पता करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वह कौन सा प्रोटीन है और उस प्रोटीन पे में कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ बी एंड सी। एंड नाउ वी विल मूव। The next one is which of the following is true about enzymes? Again a very very simple question. So enzymes जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था। वो ना ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ना ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना ही डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। और एंजाइम्स की डेफिनेशन हमने शुरुआत से ही देखी थी कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। व्हाट आर दी बायोकैटलिस्ट मीन, यानी कि ये जो बायोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बनने वाले कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब या तो ये हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देते हैं या उनकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रेट को कम कर देते हैं। तो एज अ कैटलिस्ट ये हमारी ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोटीन्स की मदद से। और बाकी इनके फंक्शन हमने डाइजेस्टिबिलिटी में देखी थी, और भी वेरियस फंक्शन अलग अलग तरह के एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते ही हैं। Now, which of the following statement is true about the primary or 1 degree structure of protein? The helical structure of protein, these are subunit structure of the protein, three-dimensional structure of protein, and the sequence of amino acid joined by peptide bond। अब ये हमने शुरुआत में देखा था कि जो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर जो अमीनो एसिड के बीच में सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा 2 डिग्री या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ना ही ये हमारा सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन कह सकते हैं इसे हमें। और 3D स्ट्रक्चर तो हमारा हम सबको ही पता है टर्शरी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और इसके बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करे भी थे। उसके बाद में द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी जो बॉन्ड्स होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। हालांकि 3D स्ट्रक्चर में हमने देखा था जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं, 2D में हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं। The next one is which of the following disease is caused by protein deficiency? Again a very simple question। अगर इसके ऑप्शंस को अब हम डिस्कस करें कि प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो सबसे पहला ऑप्शन है अनीमिया। अनीमिया की बात करें तो ये हम सबको पता है आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। इसके अंदर क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन जो है, जो जिसमें आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को पूरे ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए, वो नहीं कर पाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पाती है। तो अनीमिया तो आयरन डेफिशिएंसी से होता है, ना कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट ऑप्शन है कावशिकोर। कावशिकोर को एक बार छोड़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये रेगुलेशन करता है हमारी थायराइड ग्लैंड की, जो हमारे गले के अंदर कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारी बॉडी में ये थायरोक्सिन हार्मोन एक्सेस में रिलीज होगा तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा हमारी थायराइड ग्लैंड पे, और हमें हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी डिजीज देखने को मिलेगी जिसके बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये भी हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी से तो नहीं हो रहा है, ये तो एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन से हो रहा है।
तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कावाशिकोर। अब कावाशिकोर जो होता है वो सबसे पहले हम सबको अब पता लग गया प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। और ये जो है ये एक तरह की मेल न्यूट्रिशन डिजीज है, मतलब जब डाइट से हमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है तब हमें कावाशिकोर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इससे एक और चीज पता लग गई हमें कि ये जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण, सॉरी एसेंशियल प्रोटीन की कमी होने के कारण या एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था डाइट से जब हमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता तो एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी हो जाती है, क्योंकि बॉडी उन्हें सिंथेसाइज कर नहीं पाती है। तो अब अगर इस डिजीज के बारे में डिस्कस करें तो एक तो ये 3 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब क्यों ज़्यादा देखने को मिलती है? क्योंकि 3 to 5 वह एज होती है जिसके अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग से हम ट्रांसफर करते हैं एक्सटर्नल डाइट के ऊपर। और अगर एक्सटर्नल डाइट में प्रॉपर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है तो इन चिल्ड्रन को एसेंशियल प्रोटीन मिल नहीं पा रहा, क्योंकि जब तक वो मदर मिल्क पे थे तब तक तो मिल्क तो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उनको एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों तरह के प्रोटीन मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल डाइट पे शिफ्ट हुए और अगर हमारी डाइट में मेल न्यूट्रिशन है, मतलब प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, तो उनके एसेंशियल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और उन्हें ये डिजीज हो जाती है। सेकंड, इसके वैसे तो कई सिम्टम्स होते हैं जैसे हेयर लॉस होना, पैरों में स्वेलिंग आना छोटे चिल्ड्रंस के। लेकिन जो मेजर सिम्टम हमें देखने को मिलता है इस डिजीज में वो होता है ब्लोटन स्टमक, यानी कि उनका जो पेट होता है वो बहुत ज्यादा फूल सा जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे चिल्ड्रन है तो इसका पेट अलग सा ही आपको आगे आया हुआ दिखेगा। तो ये जो ब्लोटन स्टमक है ये मेजर हमारा सिम्टम होता है क्वाशियोर डिजीज का। और इसका एक और मेजर जो ये डिजीज कॉज कर देता है आगे जाके वो होती है फैटी लिवर, यानी कि जो लीवर है उसमें बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से लीवर के बाद में फेलियर होने तक के चांसेस भी इसमें हो जाते हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन सी है? कावाशी फोर। और क्योंकि ये मेल न्यूट्रिशन से होती है इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। The process of protein synthesis take place in which of the cell organism? अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है राइबोसोम के अंदर, और राइबोसोम हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इवेंचुअली इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में तो नहीं होगा। बाकी ऑप्शन को भी अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो न्यूक्लियस तो वैसे ही नहीं होगा। वैक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर बॉडीज होते हैं, इनमें भी नहीं होता। और माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा पावर हाउस है सेल का, ये तो बचपन से ही देखा है हमने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली वैसे भी साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और राइबोसोम में हो रहा था तो राइबोसोम प्रेजेंट ही साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लाइसिन। बाकी अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी देखना चाहें तो ये होता है NH3 पॉजिटिव, बीच में एक कार्बन एटम ये होगा COH या CO नेगेटिव, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। और जब यहाँ पे हम एल्कलाइल ग्रुप लगा रहे थे अभी तक जितने भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे, तो उस एल्कलाइल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे हमारा होता है CH3R की जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन का, यही सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है किसी भी एसिड का, इस वजह से ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहा जाता है। वहीं एलेनिन की बात करें तो यहाँ पे एनेलिन के अंदर सिर्फ एक चेंज होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है यह एनेलिन के केस में चेंज हो जाएगा CH3 बॉन्ड के साथ, यानी कि यहाँ पे भी एक CH3 बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी एक CH3 प्रेजेंट होगा। और ये हम कह सकते हैं सेकंड सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ग्लाइसिन ही होता है। वहीं एस्पार्जिन एक एसिडिक अमीनो एसिड है जिसके अंदर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और थायरोसिन दरअसल हमारा एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, मतलब इसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड के अंदर इस अल्कलाइन ग्रुप की जगह पे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The next question is which of the following amino acid is not necessary to be taken in our diet? अब इसमें हमें बताना है वह अमीनो एसिड जो नेसेसरी नहीं है कि हम डाइट से, मतलब सिंपली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पे हमें डिटेक्ट करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें आपको ऑप्शंस दे के पूछे इनमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है या एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो पता करने के लिए हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, और उसके लिए हमारे पास होती है एक ट्रिक।
तो अब हम उस ट्रिक को डिस्कस करेंगे पहले तो, जो होती है टीवी मिल्क पाथ। ये अगर सेंटेंस आप याद रखोगे तो आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हमेशा याद रहेंगे। टीवी में अगर टी का मतलब देखें तो वो होता है ट्रिप्टोफान, देन वी का मतलब होता है वैलिन, एम का मतलब होता है हमारे पास मेथियोनिन, आई का मतलब होता है यहाँ पे आइसोल्यूसिन, और एल का मतलब होता है यहाँ पे ल्यूसिन। ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एल का मतलब अगर दोबारा देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास लाइसिन। पी का मतलब यहाँ पे होगा फिनाइल फिनाइल एनिलिन। ए का मतलब यहाँ पे देखें तो हो जाएगा आर्जिनिन आर्जिनिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टी। टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे थ्रेओनिन, और एच का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट जो हमारा एच आएगा स्टिक में वो होगा हिस्टिडाइन। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक की मदद से सारे एसेंशियल अमीनो एसिड इजीली याद रख सकते हैं, और एक बार अगर हमें एसेंशियल अमीनो एसिड याद रह गए तो नॉन एसेंशियल तो हम ऑप्शन से इजीली डिटेक्ट कर ही सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन की बात करें तो हिस्टिडाइन, ये हमारा टीवी मिल्क पाथ का लास्ट अमीनो एसिड है सेंटेंस का, तो ये क्या है, एसेंशियल है। लेकिन पूछा क्या गया है, नॉट नेसेसरी या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद थ्रेओनिन की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेरिन देखो इस ट्रिक में कहीं पे भी नहीं आया, तो ये हमारा क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। लाइसिन भी आया था, यहाँ पे देखो ये रहा लाइसिन, तो ये भी हमारा क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इस ट्रिक की मदद से हम कोई भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। Now we have to detect amino acid with aromatic side chain. अब एरोमेटिक साइड चेन का मतलब होता है जो हमारा आर ग्रुप है उसकी जगह पे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जिसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, वो हमें डिटेक्ट करना है। हमारे जो अमीनो एसिड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है वो होते हैं हमारे तीन। वह तीन कौन कौन से होंगे, वह तीन अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास ट्रिप्टोफान, फिनाइल एनिलिन एंड टाइरोसिन। तो कौन सा ऑप्शन है इनमें जिसमें ये तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्रिप्टोफान, टाइरोसिन और फिनाइल एनिलिन, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेचुरल ऑफरिंग प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, अब हमें इसमें बताना है कि जो नेचुरली ऑफरिंग प्रोटीन्स होते हैं उनमें डी अमीनो एसिड यानी डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर एल अमीनो एसिड यानी लीवो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर दोनों प्रेजेंट होते हैं और नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमने सबने पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसमें लीवो फॉर्म प्रेजेंट होता है इस आइसोमर का, या फिर डेक्स्ट्रो फॉर्म प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवो या फिर एल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन्स के अंदर। So the correct answer is option number B. Now which of the following amino acid has to be supplemented in the diet? मतलब सिंपली वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है कि इनमें से हमें बताना है ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि हमारी डाइट में प्रेजेंट होना ही चाहिए। मतलब कौन सा अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड बताना है। तो ट्रिक में क्या पढ़ी थी हमने, टीवी मिल पाथ, उसमें पी का मतलब क्या था, फिनाइल एनिलीन, और वही हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बाकी ऑप्शन को देखें, सिस्टीन, ये उस ट्रिक के मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड वाले ट्रिक में हमने नहीं पढ़ा था, मतलब ये एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, यानी कि इसको हमें डाइट से लेने की जरूरत भी नहीं है। ग्लूटामिन नहीं था, एस्पार्जिन था, ए था ना टीवी मिल पाथ के अंदर, सही कह रहे हो, वो ए का मतलब एस्पार्जिन नहीं था, आर्जिनिन था। तो एस्पार्जिन भी हमारा क्या हो गया, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमने शुरुआत में डिटेक्ट कर लिया था, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट टुडे। अगर आपको ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, उसके अलावा आपको नेशनल लेवल के एग्जाम्स जिनमें सीयूटी पीजी, सीएफटीआईआर, सेंट्रल एफएसओ, स्टेट एफएसओ, उसके अलावा गेट, एफएसएससीआई, अदर फूड और डेयरी रिलेटेड जॉब्स को इजीली क्रैक करने के लिए कोर्सेज चाहिए, तो आप हमारे चैनल के थ्रू
हमारे ऐप पे विजिट कीजिए। उस पे आपको बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्री क्विजेस भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। So this is about today. I hope this video will help you to learn something new. And I'm Yash, and we will meet in future for discussing these important topics and with a new informative video. Till then, thank you for listening and have a great day.